अगर कल कौमी असम्बली के इजलास में कोई नया खेल खेलने की कोशिश की गई तो मुस्लिम लीग नून उसकी भरपूर मुज़ाहमत करेगी। हमारे अदारों के टकराव से पाकिस्तान की जो इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी है उसको तो कोई खलश नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, आज ISPR की जानिब से प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो इंटरव्यू था जो चाइनीज़ डेली को दिया गया था उसका रद्द अमल आया और रद्द अमल के बाद ये साफ वाज़े हो चुका है कि इदारों के दरमियान सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान जो है डिफरेंसेस जो हैं वो सीरियस नौयत के हैं और हम देख रहे हैं कि टेंशन्स में इजाफा होते जा रहा है। मुमकिन है कि इसको अगर डिफ्यूज़ नहीं किया गया तो आइंदा इन टेंशन्स में मज़ीद इजाफा होगा। नाज़रीन, ये डिफरेंसेस का आगाज़ जो है ये आज या कल का नहीं है। जिस दिन से मेमो गेट मंजर आम पर आया हम देख रहे हैं कि सिविल लीडरशिप और जो मिलिट्री लीडरशिप है उनके दरमियान डिफरेंसेस हमें नजर आ रहे हैं। हमने एक पैकेज तैयार किया जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि पिछले एक महीने से किस किस किस्म के बयानात का तबादला हुआ है और क्या क्या डेवलपमेंट्स सिविल और मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से हुई है। एबटाबाद ऑपरेशन के बाद फौज और पीपल्स पार्टी के दरमियान पैदा होने वाली खलीज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मेमो गेट स्कैंडल की समाअत से इस नहज पर पहुंच गई जहां वजीर आजम बरहरास्त पाक फौज के सरबराह पर इल्जामात लगाते रहे हैं। 1 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट ने मेमो गेट की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन कायम कर दिया। 15 दिसंबर DG ISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने जवाबात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए। 16 दिसंबर वजीर आजम ने DG ISI और पाक फौज के सरबराह से मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट में DG ISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से दाखिल करदा जवाब आईनी है। 21 दिसंबर वजारत दिफा ने बयान दिया कि फौज और ISI हमारे कंट्रोल में नहीं। 22 दिसंबर वजीर आजम ने कहा कि रियासत के अंदर रियासत कायम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। There can't be a state within the state. They have to be answerable to this parliament. और इस पार्लियामेंट को वो जवाबदेह है और हर इदारा जो है वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह है। 23 दिसंबर जनरल अशफाक परवेज कियानी ने कहा कि फौज इख्तिदार पर काबिज नहीं होना चाहती। 25 दिसंबर वज़ीर आज़म ने बयान दिया कि हम अदलिया का एहतराम और फौज को सलाम करते हैं। 26 दिसंबर वज़ीर आज़म ने वजाहत की कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DG ISI को हटाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। 9 जनवरी वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने चीनी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि जनरल कियानी और जनरल पाशा ने गैर आईनी जवाब दाखिल कराए। 11 जनवरी ISPR ने वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात को संगीन करार देते हुए कहा कि इन इल्ज़ामात के गहरे असरात मुरत्तब होंगे। जवाब में वज़ीर आज़म गिलानी ने सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया। सूरत हाल जिस जानिब गामजन है, अगर उसे फौरी तौर पर संभाला ना गया तो मुल्क एक बार फिर अनारकी की जानिब जा सकता है। जी नाज़रीन, ये वो डेवलपमेंट्स हैं, वो बयान आते हैं जो पिछले एक महीने से हम देख रहे हैं। सिचुएशन ऐसा लग रहा था अंडर कंट्रोल होती जा रही थी, लेकिन जो 9 जनवरी को जो चाइनीज़ डेली को इंटरव्यू दिया गया प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की तरफ और आज जो रद्द अमल आया है ISPR की जानिब से उससे ये डिफरेंसेस में मज़ीद इजाफा हुआ है। आज हमने देखा कि सियासी हलचल में काफ़ी सारे ऐसे सियासतदान हैं जिन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। खुर्शीद शाह साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने, इन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। हम तो पहले भी कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं कि हम अदारों के टकराव में इसलिए नहीं आते कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं इसमें पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे अदारों के टकराव से पाकिस्तान की जो इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी है उसको तो कोई खलश नहीं आएगी। अगर कल कौमी असम्बली के इजलास में कोई नया खेल खेलने की कोशिश की गई तो मुस्लिम लीग नून उसकी भरपूर मुज़ाहमत करेगी और जमहूरी अमल का जारी रहना ही मुल्क और कौम के हक़ में है। हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो कौम से उसकी मंजिल छीने या उसे दाव पर लगाए। मैं यहाँ हुकूमत की इत्तेहादी जमातों से भी अपील करना चाहता हूँ कि वो वक्त की नज़ाकत का एहसास करें। इस मरले पर ऐसी हुकूमत या इसके किसी ओहदेदार पर इजहार एतमाद का मतलब ये होगा कि वो अदलिया, आइन, कानून, जमहूरी अमल और 18 करोड़ अवाम पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी खुर्शीद शाह की और मियाँ नवाज शरीफ साहब की। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कुछ ही देर में हमें डिफेंस एनालिस्ट शहजाद चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे। उसके अलावा मुख्तलिफ सियासी जमातों का भी पॉइंट ऑफ व्यू हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तारिक साहब, आपने गुफ्तगू सुनी खुर्शीद साहब की। वैसे तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि अदारों में जो है तसादम हो, टकराव हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो महाज खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट, उनके जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और इसके अलावा जो टेंशन हम देख रहे हैं पिछले एक महीने से बिल्टअप हो रही थी, अब ऐसा लग रहा है अपने पीक पे पहुंच गई है फौज के साथ भी। गुजारिश ये अनफॉर्चुनेटली ये बात है, लेकिन बात ये है कि चूँकि मेरी ज़ाती ख्वाहिश भी ये है और हम समझते हैं कि इस सिस्टम को, डेमोक्रेटिक सिस्टम को आगे चलना चाहिए, तो मैं समझता हूँ अब भी गो के बहुत मामलात बिगड़ चुके हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जिस तरह उसने वार्निंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो लगता तो है कि अब जो है पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनमें भी एक क्लियर डिवीज़न आ गई है। लेकिन मैं फिर भी एक उम्मीद रखता हूं कि देखें, पॉलिटिकल फोर्सेस को भी ये सोचना चाहिए कि हालात जिस तरफ इशारे मिल रहे हैं, अगर वहां तक चले गए तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं लगे। कम से कम इनका कोई मिनिमम एजेंडा तो होना चाहिए कि मिनिमम पॉइंट पर जो है ये इकट्ठे हो जाएं। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं, देखें ये कोई इतनी सीरियस बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि अदालत के अंदर जब जाएं तो कानून की बात करें, आइन की बात करें और आर्गूमेंट्स करें, और जो पॉलिटिकल बातें हैं उसको बाहर दूसरे फोरम पर करें। तो मेरा ख्याल है कि ये जजमेंट जो इस वक्त प्रपोज जजमेंट है, जजमेंट भी नहीं है अभी तक, तो देखें ये तो भी उन्होंने कार्ड खोले कि पॉसिबली हमें ये इख्तियारात मौजूद हैं, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है अगर इसको अक्लमंदी के साथ और दलील के साथ मीट विद किया जाए तो इसमें बहुत सी गुंजाइशें मौजूद हैं। अदालत को परसुएड किया जा सकता है। अब 7 जज साहबान बैठेंगे, मिसाल के तौर पर 62(1)(f) है, इसमें अदालत को परसुएड किया जा सकता है कि जनाब ये एक बड़े सीरियस एक्विजिशन है, ये समरी इंक्वायरी में डिसाइड नहीं हो सकता, इसमें एविडेंस की जरूरत होगी, तो ये आप नेगेटिव डिक्लेरेशन नहीं दे सकते, और हो सकता है अदालत मान जाए। जहां तक 63G और H की बात दोनों की साइमल्टेनियसली की है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब शायद ये प्ली ले सकते हैं कि जनाब ये ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपने जो हुक्म किया था, हमने लेटर नहीं लिखा, ये हमने डिसओबे किया ऑर्डर को, लेकिन ये बात हाईलाइट करनी चाहिए 62G के हवाले से कि हमने रेडिक्यूल नहीं किया। देखिए, रेडिक्यूल करने में और अदालत की जजमेंट को ना मारने में एक फ़र्क है। तो इसमें जी हाँ, तो इसमें गुंजाइश है, लेकिन आप जो है ना ज़रा थोड़ा सा आपको भी फेयर होना पड़ेगा और आपको भी अपनी गलतियों का थोड़ा सा बैठ के अदा करने के बाद आगे। तो मेरा ख्याल है अभी भी रास्ता है। और इन एनी केस अल्टीमेटली देखें 4 साल हो चुके हैं, मुझे लगता है कि देर या सवेर जो है ना ये इलेक्शन की तरफ ये मामला जाएगा। अगर ये इत्तेहादियों के साथ और इवन ऑपोजिशन पार्टियों के साथ मिल बैठ के कोई कॉमन एजेंडा हो तो इवन जो है मियां साहब भी शायद किसी बात पर आके राजी हो जाए, क्योंकि इलेक्शन के बारे में फैसले करने पड़ेंगे। इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कौन करवाएगा, इलेक्शन कमीशन कैसा होगा और इंटरिम गवर्नमेंट का सेटअप क्या होगा। कल जो ऑप्शन 6 था उस पर मैं बात करना चाहूंगा, लेकिन जो आज डेवलपमेंट हुई है, 9 तारीख को जो वजीर आजम ने इंटरव्यू दिया था चाइनीज अखबार को, उसमें उन्होंने कहा था कि जो इकदाम DGISI और इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। उन्होंने एक तो अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट किया है, क्योंकि जो प्रेस रिलीज प्राइम मिनिस्टर हाउस से जारी हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि तमाम चीजें रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत हुई हैं और जो सही प्रैक्टिस है वो अडॉप्ट की गई थी। अब उन्होंने अपना बयान बदला है। क्या आप समझते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? क्या डायरेक्ट अगर DGISI और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपना बयान अटॉर्नी जनरल के थ्रू दे दिया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो हो नहीं सकता, आपने खुद एक्सप्लेन कर दिया। पहली बात है वो उस केस में रेस्पोंडेंट थे और जिन्होंने पिटीशन दाखिल की उन्होंने बड़ी अक्लमंदी से काम किया, उनके लिए स्पेस प्रोवाइड की। वो बाय नेम पिटीशन दाखिल हुई है जनरल पाशा के नाम पर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम पर भी बाय नेम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा, उन्होंने जवाब दिया और जैसे कि आपने खुद फरमाया कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल के ऑफिस के जरिए किया। फिर जिस वक्त बहस हुई तो किसी ने इस बात को हाईलाइट नहीं किया। मेरा कहना यह है कि देखें, मुझे बदकिस्मती ये नजर आ रही है कि अगर कुछ इदारे या कुछ इंस्ट्रूमेंट आपस में बात करते हैं, जो भी आपके मामलात हैं, आप बैठकर खुद ये मामला तय करें। ये जो मीडिया के जरिए जो है एक तरफ से एक बयान आ रहा है, फिर ISPR ने मीडिया के जरिए जवाब दिया, ये बड़ी बदकिस्मती, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर बात यह, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई रिजर्वेशन थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब देखिए इस पोजीशन में है, उनसे सीधा सीधा जवाबदही कर सकते थे और उनके पास इख्तियारात भी है।
एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया। भाई अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया तो फिर अगर कोई आदमी गैर आईनी काम करता है तो दोनों आपके सबऑर्डिनेट है, फिर आपको पता होना चाहिए कि आपने आइन के तहत क्या करना है। इसकी छोटी सी मिसाल दूं, मिसाल को सेक्रेटरी डिफेंस के बारे में तो आपने इसलिए उसको फारिग कर दिया कि उसने जो है इस किस्म के काम किया कि इदारों के दरमियान में गलतफहमियां पैदा हुई और मामले यहां तक पैदा हुए, तो ये उसके खिलाफ इल्जाम लगा ना, तो अगर एक्शन भी लिया, एक्शन भी ले लिया। ये अलग बात है कि देखिए वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट पर थे और जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट पर हो उसको आप फारिग तो कर सकते हैं नॉर्मल हालात में, लेकिन इल्जाम लगा के करना वो दूसरी बात हो गई। तो मेरा ये कहना है कि अगर अनकॉन्स्टिट्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो फिर बात ये कि मीडिया में बयान देने की जरूरत नहीं थी। एक्शन ले, आप एक्शन ले, एक्शन ले, और अगर एक्शन नहीं ले रहे तो फिर मीडिया में बात ना करें। हाँ, लेकिन जरूरत क्या पेश आई? क्या वजह है कि पहले एक बयान जारी हो चुका है, सबको पता है कि बात खत्म हो चुकी है, 3 हफ्ते के बाद जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाइना में है उस वक्त इस तरह का बयान जारी नहीं देना चाहिए था। देखिए मैं आपकी बात मानो, देखो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। इसलिए जो खबरें हैं अंदर की वो ये कि जिस वक्त हक्कानी साहब का मामला आया था तो वहां पर शायद एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि हक्कानी साहब से रेजिग्नेशन ले लिया जाए, और साथ ही एक बात शायद हुई थी कि जो भी जवाब दाखिल होगा वो मिसाल के तौर पर अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा, हम एक ही पोजीशन लेंगे। क्योंकि ये बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन वैसे ये भी है कि देखें एक मामला पिटीशन आ रहा है, एक फेडरल गवर्नमेंट है, एक उसका इंस्ट्रूमेंट है, तो देखें उनमें के जो पोजीशन जो उन्होंने ली हुई है जमीन आसमान का फर्क है। नॉर्मल हालात में ऐसा नहीं होता, तो शायद वो उन्होंने चूंकि जवाब दाखिल कर लिया, एक डिफरेंट पोजीशन आ गई, उनको वो एग्रीव जरूर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो उनका ग्रीवेंस था इसको पब्लिकली इसको अनाउंस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि फिर उन्होंने पब्लिकली जवाब दिया तो इससे तो फिर लोग खुद ब खुद मफहूम निकालते हैं, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। सेनेटर साहब, कल भी आपसे एक तफसीलन गुफ्तगू हुई थी प्रोग्राम में और हम ये बात कर रहे थे कि अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक और लाइफलाइन दी है अदलिया ने, 1 हफ्ते तक का टाइम है, अगर अमल दरामद हो जाता है तो सिचुएशन शायद डिफ्यूज हो जाए। लेकिन आज तो एक नई कंट्रोवर्सी आकर खड़ी हो गई है। एक्सपेक्टेड था कि रद्द अमल ISPR की जानिब से आएगा और शदीद रद्द अमल आया है। यहां से सिचुएशन आप कैसे देख रहे हैं? अब तो 2 महाज खुल गए और ऐसा लगता है कि फिलहाल हुकूमत का इरादा नहीं है इस टेंशन को डिफ्यूज करने का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, मैंने तो कल भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि वो हर एक से लड़ रहे हैं, खाली सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, हर एक से लड़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है मुल्क के लिए। और हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि ये हो क्या रहा है इसमें, और हुकूमत जो है वहाँ पे कोई बेटर प्रिवेल ही नहीं कर रहा सिरे से। तो बात यह है कि अभी भी मतलब कि अगर वो थोड़ा सा देखें, हमने आज मियाँ साहब की अब तक वो ब्रीफिंग तो पहुंच गई होगी जो उन्होंने की है। हम ये कहते हैं कि हम किसी गैर आईनी इस्लाम को किसी भी कीमत पर सपोर्ट नहीं करेंगे। इस हुकूमत को तब्दील बिल्कुल होना इसलिए चाहिए कि ये हुकूमत जो है अब गैर मौसर हो चुकी है और इनका अखलाकी जवाब जो है हक हुक्मरानी का वो भी खो चुकी है। और फिर खास तौर से ये भी बात की मियाँ साहब ने उन इत्तेहादी पार्टियों से स्पेशली कि अगर वो कल को इनके साथ खड़े होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो अदलिया के खिलाफ खड़े हैं, अदलिया के फैसलों के खिलाफ खड़े हैं। तो उन्हें भी सोचना चाहिए, हालात की नजाकत को समझना चाहिए और इसमें अपना एक मौसर किरदार अदा करना चाहिए। और हुकूमत को भी चाहिए कि फिलफौर वो अदालती फैसले तस्लीम करे। हर एक से लड़ने में जमहूरियत का चेहरा मसक होता है, उसको नुकसान पहुंचता है, और इस नुकसान से बचाने के लिए हमारी पार्टी तो अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। आज इससे बल्कि हमने बहुत सारे रास्ते किए हैं, कल सुबह भी होंगे और इंशाअल्लाह कल हमारे जो मज़ीद इजलास होंगे कल दिन में 1 बजे, उसके बाद चीजें और क्लियर हो जाएगी। नहीं ठीक है, आप तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब जानबूझ के टकराने की कोशिश हो रही है? पहले तो ये बात कर रहे थे कि शायद जो इनकी अपनी नाअहली है, कोताही है, जो करप्शन चार्जेस हैं, उससे बचने के लिए शायद कोई दूसरा रास्ता इख्तियार किया जा रहा है, सियासी शहादत की भी बात की जा रही है। लेकिन अब जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जमहूरियत को वाज़ेह तौर पर नुकसान हो सकता है। हाँ जाहिर है जी, शहीद बनने के चक्कर में इनके, मैंने तो कल भी कहा था कि इनके एजेंडे में कोई जमहूरियत अवाम ये वो कुछ है ही नहीं। तो ये शहीद भाई के लिए ये भी असल में मैंने कल एक लफ्ज कहा था कि ये बिलो एवरेज लोग हैं, ये मामलात को समझ नहीं रहे और अजीबो गरीब बातें कर रहे हैं। अब ये रहमान मलिक और बाबर अवान ने यहाँ तक इस पे हुकूमत को पहुंचा दिया है। कल भी वो बातें क्या कर रहे थे जरा सुने आप, वो जो वो आपके पास भी थे वो डॉक्यूमेंट्री मियाँ साहब से लेके फलाना हो गया,
वजीर आजम साहब ये कह रहे हैं, आज उनका बयान छपा हुआ है, हालांकि उनकी किताब अगर आप पढ़ें क्या है यूसुफ से सदा, तो उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि मियां साहब को जबरदस्ती जला वतन किया था और वो गलत केसेस थे, और अब जनाब वो आज वो भी ये फरमा रहे हैं, मतलब इतने ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो ये शहीद भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए कि शहीद होने के लिए कोई मॉरल अथॉरिटी की जरूरत होती है, अवाम अगर आपके साथ हो, आपने अवाम का कुछ किया हुआ हो, तब होती है ये सियासी शहादतें। बगैर वजह ये हराम मौत मरने वाली बात है, इसमें शहादत नहीं हो। अच्छा मुशाहिदुल्लाह साहब, ये हमें मालूम है कि अगर फैसलों पर अमल दरामद हो गया सुप्रीम कोर्ट के तो शायद सिचुएशन कुछ हद तक डिफ्यूज हो जाए, लेकिन ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जो टेंशन और डिफरेंसेस क्रिएट हुए हैं मिलिट्री और सिविलियन लीडरशिप के दरमियान, उसको किस तरीके से डिफ्यूज किया जाए? डिफ्यूज कर तो अब एक तो मेमो गेट केस है, वो तो अपनी जगह पे एक हकीकत है ना कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो है, और किस बात पे ये सारा टकराव पैदा हुआ है वो मेमो गेट पे हुआ है कि आपने खुद से क्यों लिख दिया, और उसके बाद सेक्रेटरी डिफेंस जो है वो भी उसको डिस्कस किया है इन्होंने, तो उसने तो अपनी जगह पे रहना है। बात यह है कि हुकूमत के जाए बगैर और अर्ली इलेक्शन के बगैर कोई चारा कार ही नहीं है इनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब। एक ब्रेक पर जाना है और आपको बताते चलें कि 8888 पर आप भी हमें SMS कर सकते हैं, अपनी राय से हमें आगाह करें कि आप क्या समझते हैं कि क्यों जो है हुकूमत इस वक्त अदलिया से भी टकरा रही है, फौज से भी टकरा रही है, और इस सिचुएशन को किस तरीके से डिफ्यूज़ किया जा सकता है। जस्टिस राय तारिक महमूद साहब हमारे साथ शो पर मौजूद है। एक वक्फा लेते हैं, इसके बाद आपके सामने हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।